एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजाइम्स की कि एंजाइम्स होते क्या हैं, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना टॉपिक कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो देखो, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एंजाइम प्रोटीन का ही रूप होते हैं और ये काम करते हैं एज ए बायोकैटेलिस्ट। देखो, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ये काम करेंगे तो वैसे तो हम कैटेलिस्ट कहते हैं अगर ये रिएक्शन में काम करता तो, लेकिन अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहा है तो हम इसे बायोकैटेलिस्ट कहेंगे। और कैटेलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे उन्हें हम कैटेलिस्ट कहते थे, विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते थे। तो एंजाइम भी कुछ ऐसे ही प्रोटीन होते हैं हमारे, जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेसेस चलती हैं कुछ उन्हें बढ़ावा देते हैं, उन्हें बढ़ा देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन उन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं। और यही एक रीजन रहेगा कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहेगी हमारी शरीर के अंदर, क्योंकि कंज्यूम तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम एंजाइम होते क्या हैं। तो आप बताएंगे दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं विच एक्ट एज ए बायोकैटेलिस्ट, जो बायोकैटेलिस्ट की तरह काम करेंगे, इज कॉल्ड एंजाइम। उन्हें हम क्या बोल देंगे? एंजाइम्स बोल देंगे। अब बात आ जाती है कि अगर ये प्रोटीन है तो ये काम कैसे करेंगे। तो यहां पे वो कहता है कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के साथ में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी अटैच होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, देखो मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक एबो एंजाइम है। एबो एंजाइम ये एंजाइम के अंदर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीनस पार्ट। प्रोटीनस पार्ट यानी प्रोटीन से बना हुआ पार्ट। तो ये कहता है कि एंजाइम जो है हमारा, ये एंजाइम है, इसके साथ में कुछ क्या होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, जैसे मैं मान के चलता हूं यहां पे कोई को एंजाइम अटैच है, को एंजाइम ये यहां पे अटैच है, तो ये जो को एंजाइम होता है यही नॉन प्रोटीनस पार्ट है इसका। ठीक है, तो इसके पास में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट अटैच होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट। और यही क्या करता है, यही बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, कुछ प्रोटीनस पार्ट और कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट, तब जाके हमारा एक कंप्लीट एंजाइम बनता है। तो यहां पे एबो एंजाइम और को एंजाइम जब आपस में मिलेंगे तो एक हेलो एंजाइम बनता है। हेलो एंजाइम, हेलो एंजाइम। और ये क्या है, तो आप इसे बता देंगे कि ये एक कंप्लीट एंजाइम है। तो मेन बात यहां पे क्या है, मेन बात ये है कि एंजाइम अकेला नहीं होता है, उसके साथ में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर एंजाइमेटिक एक्शन में हेल्प करता है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट एंजाइम। और यहां पे जो ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोला जाता है। देखो ये क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इसे बोला जाता है। और यहां पे इसके कई सारे नाम होते हैं नॉन प्रोटीनस पार्ट के, जैसे यहां पे कोएंजाइम इसको बोल दिया, यहां पे नॉन प्रोटीनस पार्ट बोल दिया, यहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल दिया, और एक और इसका नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर। तो ये सारे किसके नाम हैं? ये उस पार्ट के नाम है जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। ठीक है, और ये किससे अटैच होगा? ये प्रोटीन से अटैच होता है, यानी कोई प्रोटीनस पार्ट होता है एंजाइम का, उससे अटैच होता है, तब जाके मिलके हमारा क्या बनता है, कोई एंजाइम बनता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, तो आप यहां पे बताएंगे कि कोफैक्टर, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोफैक्टर क्या है, तो आप बता देंगे ये क्या होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है जो किससे अटैच होता है, प्रोटीन से अटैच होता है, उसी को हम बोलते हैं कोफैक्टर, और ये एंजाइमेटिक एक्शन में हमारी हेल्प करता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे कि जो कोएंजाइम होता है या कोफैक्टर होता है या कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, देखो ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इट इज द नॉन प्रोटीनस पार्ट। ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है विच इज अटैच विद प्रोटीन, जो किससे अटैच होगा, प्रोटीन से अटैच होगा। देखो ये प्रोटीनस पार्ट हो गया फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है ना, ये किसी भी प्रोसेस की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। जो भी काम एंजाइम करेगा उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा ये नॉन प्रोटीनस पार्ट। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की एंजाइम होता क्या है। और अगर आपसे कोई इसके एग्जांपल पूछ लेना तो एंजाइम बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स बताऊं
तो आप बता सकते हैं अमाइलेज, अमाइलेज एक टाइप का एंजाइम होता है। आप पेप्सिन बता सकते हैं, पेप्सिन एटसेट्रा, ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और जो अमाइलेज होता है ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट पार्ट में पढ़ा था कि स्टार्च को डिकम्पोज करवाने के लिए या डाइजेस्ट कराने के लिए हमें अमाइलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम स्टार्च के अंदर क्या डाल दें? अमाइलेज एंजाइम डाल देते। स्टार्च के अंदर अगर हम अमाइलेज एंजाइम डाल देते तो जो स्टार्च होता है एक कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें क्या देगा? n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें क्या करता है? n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड कर देता है। उसी तरीके से जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया एंजाइम का स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में आप क्या क्या बातें बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जो एंजाइम होते हैं वो हाईली एक्टिव और सिलेक्टिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फाइनल किया जाता है, तो वो उसी प्रोसेस में अपना एंजाइमेटिक एक्शन दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वही एंजाइम दूसरी प्रोसेस में भी अपना एक्शन दिखाने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए एंजाइम के, तो जो अमाइलेज एंजाइम था वो केवल स्टार्च को ही कैटालाइज करवा रहा था। सिमिलरली जो पेप्सिन एंजाइम था वो केवल प्रोटीन को ही कैटालाइज करवाएगा। तो यहां पे ये कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो पहला तो यही हो गया कि ये हाईली एक्टिव और सिलेक्टिव होते हैं। दूसरा हमने बता दिया कि जो एक एंजाइम है वो पर्टिकुलर बायो प्रोसेस को कैटालाइज करवा सकता है, यानी एक प्रोसेस को एक एंजाइम ही कैटालाइज करवा सकता है। इसका मतलब है कि एंजाइम की जरूरत तो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें पड़ेगी। तो यहां से आप तीसरी विशेषता भी बता सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोसेस के अंदर कंज्यूम तो होते नहीं है, और अगर ये कंज्यूम नहीं होंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाती है। और चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इसमें आप बता सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, यानी हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करेगा। अगर आप पीएच के अंदर हल्का सा भी चेंज कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। तो यही इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको लिखेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे कि एंजाइमेटिक एक्शन इज हाईली एक्टिव एंड सिलेक्टिव, कि जो एंजाइम का एक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव एंड सिलेक्टिव है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि वन एंजाइम कैन कैटालाइज पर्टिकुलर बायो प्रोसेस, और ये कहता है कि एक ही एंजाइम एक पर्टिकुलर बायो प्रोसेस को कैटालाइज कर सकता है, लेकिन करेगा वो एक ही बायो प्रोसेस को। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम दूसरी बायो प्रोसेस को कैटालाइज कर देगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने बताना है कि एंजाइम एक्शन इज पीएच डिपेंडेंट, कि जो एंजाइम करने का काम है वो पीएच पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा भी पीएच चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? वहीं पे रुक जाएगी। एग्जाम्पल में इसने बताया कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो 2 पीएच के ऊपर काम करता है, और जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो 7 पीएच के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसने बताया है कि एंजाइम एक्शन स्टॉप्स व्हेन पीएच चेंज्ड। ये हमने बता दिया कि अगर पीएच आप चेंज कर देंगे तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा। और लास्ट पॉइंट है आपका कि एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन बॉडी, कि जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं, सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और यही इसका कारण है कि इनकी जो जरूरत है हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पड़ती है, क्योंकि अगर ये कंज्यूम ही नहीं होंगे तो बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही इसका रीज़न है कि इनकी जो ज़रूरत है हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में पड़ती है। तो ये थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाती हैं इनकी डेफिशिएंसी, कि अगर एंजाइम्स की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के अंदर आप बताते हैं कि अगर एंजाइम की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम बोलते हैं दिमागी थकावट, या फिर शरीर में कमजोरी, या फिर हार्ट अटैक जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं अगर इसकी कमी हो जाए एंजाइम की। तो अब ऐसा होता कैसे है? देखो, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोकाइनेज, और इस एंजाइम का काम क्या होता है? तो इस एंजाइम का काम होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उन्हें ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है। ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के। और अगर उन्हें ये डिसॉल्व करता है तो अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाएंगे, खून के थक्के बनने लग जाएंगे, जो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर देगा? रोक देगा, जिससे हमारे हार्ट की शिकायत, जो हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो किसकी वजह से हुई? स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम की वजह से हुई, है ना। दूसरा एक होता है ट्रायोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर पे क्या हो जाते हैं? वो वाइट स्पॉट्स होने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चितकबरा मानस होता है एक, ठीक है, उसमें क्या होता है? पूरे शरीर पे सफेद सफेद कलर के धब्बे से हो जाते हैं,
उस बीमारी का नाम होता है एल्बिनिज्म। और ये किसकी वजह से हो रही है? तो ये हो रही है एक एंजाइम है ट्रायोजिनेज नाम का, उसकी कमी की वजह से हो रही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। तो आप लिखेंगे द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कि अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है मे काउज वेरियस डिजीज, ये कई सारी बीमारियां कर सकता है। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमागी थकावट, हार्ट अटैक दिल की बीमारी, दिल का दौरा पड़ना, एटसेट्रा। और यहां पे हमने कुछ एक और एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म, और इस बीमारी में क्या हो जाता है, शरीर के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना, चितकबरा हो जाता है वो आदमी। तो ये किसकी वजह से होती है? तो इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ट्रायोजिनेज एंजाइम। किसकी वजह से हो रही है? ट्रायोजिनेज एंजाइम की वजह से बीमारी हो जाती है एल्बिनिज्म। दूसरा एग्जांपल है हमारा स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम, और ये स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इज यूज्ड टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू अवॉइड हार्ट अटैक, ताकि जो दिल की दौरे की बीमारी है उसे क्या किया जा सके, दूर किया जा सके या उससे बचा जा सके। तो ये है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम से होने वाली बीमारियां। अब आ जाता है कि इसका जो एंजाइम्स का जो एक्शन होता है, एंजाइमेटिक एक्शन यानी मैकेनिज्म होता है, वो किस तरीके से काम करता है। एंजाइम का जो काम करने का तरीका है वो हमने क्या बताया कि हाईली एक्टिव और सिलेक्टिव होता है। तो उसका काम, जो वो काम करता है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो चलता किस तरीके से है, यानी उसे पता कैसे चलता है कि मुझे यही बायो प्रोसेस करनी है, मुझे दूसरी बायो प्रोसेस नहीं करनी है। तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल इस थ्योरी को कहा जाता है, इसके मैकेनिज्म को कहा जाता है लॉक एंड की थ्योरी। यानी जैसे हम एक जो पर्टिकुलर चाबी होती है वो एक पर्टिकुलर ताले के अंदर ही लगती है, किसी दूसरे ताले का जो लॉक होता है वो नहीं खोल सकती वो चाबी। तो यही काम इसका होता है एंजाइम का। ये पर्टिकुलर बायो प्रोसेस को बिल्कुल ताले की तरह पहचान लेती है, एक तरह की ये चाबी होती है, और ये पहचान लेती है उस बायो प्रोसेस को कि मुझे इसी के ऊपर काम करना है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। देखो तो ये जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम का एक पर्टिकुलर शेप होता है, देखो इस तरीके से ये हमने बना लिया। ये क्या है? ये एंजाइम है। और एंजाइम के ऊपर देखो इस तरीके का एक बॉक्स होता है, मतलब एक तरीके की मतलब जगह खाली सी होती है, उसे कहा जाता है उसकी एक्टिव साइट। तो ये क्या बन जाती है? इसकी एक्टिव साइट हो जाती है एंजाइम की, जिसपे क्या करेगा वो आने वाले जो रिएजेंट है उनके ऊपर काम करेगा। तो अब ये क्या देखता है, कौन सी बायो प्रोसेस देखता है? तो ये कुछ सबस्ट्रेट देखता है यहाँ पे, जो कि उसे इस तरीके की शेप के दिखाई देते हैं। देखो ये क्या है? ये है सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है और रिएक्शन चलानी है। तो अब वो क्या करेगा, वो इन दोनों सबस्ट्रेट में से किसके ऊपर फिट होगा? सिंपल सी बात है, इसके ऊपर फिट होगा, क्योंकि यहां पे इसकी जो एक्टिव साइट है वो इसी को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इसके ऊपर तो ये काम करेगा नहीं, काम किसके ऊपर करेगा? इसके ऊपर करेगा। इसीलिए इसका जो एक्शन होता है वो लॉक एंड की थ्योरी की तरह होता है और हाईली एक्टिव एंड सिलेक्टिव भी होता है। अब ये क्या करेगा, इस एक्टिव साइट पे इस सबस्ट्रेट को अटैच करवा लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। देखो इस तरीके से अभी इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, तो इस तरीके से इसके ऊपर काम करना ये शुरू कर देगा। ये हमने एंजाइम का स्ट्रक्चर बना लिया, और यहां पे इस सबस्ट्रेट को वो बुला लेगा इस तरीके से। देखो ये हमने बना लिया, और बुला के इसके साथ में कैसी बॉन्डिंग कर लेता है? तो ये जो बॉन्डिंग करता है एक्टिव साइट के थ्रू सबस्ट्रेट के साथ में, वो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे इसने इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, और ये क्या बन चुका है? देखो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में जो एंजाइम है वो एज इट इज बाहर निकल आएगा विदाउट कंज्यूम हुए। देखो इस तरीके से अब ये क्या करेगा, एंजाइम तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ये बना के दे देगा। देखो ये P1 और P2 क्या है, तो हमने यहां पे इनको लिख देंगे प्रोडक्ट। तो यही इसका सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, ये हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया। और थ्योरी में आपने क्या लिखना होता है, यही सारी बातें लिखनी होती हैं कि एंजाइम होता है, उसके पास में एक्टिव साइट होती है, वो सबस्ट्रेट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर लास्ट में क्या होता है, एंजाइम एज इट इज बाहर निकल जाता है विदाउट कंज्यूमिंग और प्रोडक्ट बना देता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो आप लिखेंगे कि एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्शन, कि एंजाइम का जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। द एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट विद हाइड्रोजन बॉन्ड, कि एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अटैच कर लेता है।
टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और क्या बना लेता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज पर्टिकुलर शेप, कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। सो इट रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, और यही कारण है ये किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और जो दूसरा सबस्ट्रेट होता है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म एंजाइमेटिक एक्शन का। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम के अंदर आप क्या क्या बातें बताएंगे कि हमारी डेली लाइफ में एंजाइम कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे कि इन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक टाइप के शुगर ही होते हैं, और उनसे क्या बनाई जाती है? अल्कोहल बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ईस्ट एंजाइम। ठीक है, तो वो प्रोसेस हो जाती है हमारी फर्मेंटेशन, यानी शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो एंजाइम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो है इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट सिरप, जो सिरप्स होते हैं, जो मीठी मीठी जो दवाइयां होती हैं, उन्हें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, ये भी क्या होते हैं? एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, स्टार्च हमारे, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे कि इन प्रिपरेशन ऑफ चीज, कि चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम पिज्जा वगैरह में खाते हैं, है ना, वही होती है हमारी चीज। और ये किससे बनती है? तो बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध से बनाई जाती है। तो इसमें भी हम एंजाइम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट एंजाइम के बारे में, कि एंजाइम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। यहाँ पे हमारा एंजाइम का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। इससे आगे आने वाले जो हमारे कंसेप्ट रहेंगे वो हमारे न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के रहेंगे, जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।